बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में एनिमल सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अपने पहले से एनिमल सेल के बारे में अध्ययन किया था इससे पहले, तब हमने सेल के जो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। साइटोप्लाज्म में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, तो केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रक जो है ये सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और केंद्रक जो है ये मेटाबॉलिज्म का नियंत्रक केंद्र है, उपापचय का नियंत्रक केंद्र है, ये कंट्रोल करता है उसको। और सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन कई कोशिकाओं में एक से ज़्यादा भी केंद्रक होते हैं। किसी में 2 होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, और कई कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता है, यानी एब्सेंट होता है। तो जो मेमल्स हैं, स्तनधारी है, मेमल्स जिनके स्तनधारी है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं थन से, उनकी जो मेच्योर आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल बोलते हैं, उनमें केंद्रक नहीं होता है, यानी उनमें केंद्रक एब्सेंट होता है। ये आप लोगों को याद रखने वाली चीज़ है कि केंद्रक कौन सी सेल में नहीं होता है। एक होता है पैरामीशियम जानवर होता है, जल में मतलब पानी में पाया जाता है पैरामीशियम। उसकी कोशिकाओं में 2 केंद्रक होते हैं, उसके शरीर की जो कोशिका होती है उसमें 2 केंद्रक होते हैं। और जो कंकालीय कोशिकाएं होती है, कंकालीय मतलब स्केलेटन की कोशिकाएं जो है, उनमें एक से ज़्यादा संख्या में केंद्रक होते हैं। अब इनकी आकृति, जो केंद्रक की आकृति है, यानी इसकी शेप है, शेप इसकी जंतु कोशिकाओं में गोलाकार, घन के आकार की, और बहुभुजीय जिनकी भुजाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी अलग अलग आकृतियों की होती है। अब आपके जो WBC वाइट ब्लड सेल्स है, उसके जो इओसिनोफिल होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स में इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ये कई प्रकार के सेल होते हैं ना। तो जो इओसिनोफिल होते हैं उसके अंदर जो है ये बाइलोब होते हैं, यानी न्यूक्लियस बाइलोबुलर होता है, 2 लोब होते हैं उसके बने हुए। और बेसोफिल में ट्राइलोबुलर होता है ना, 3 लोब होते हैं उसके न्यूक्लियस के। और न्यूट्रोफिल्स में बहुलोबीय होता है, यानी लोब मतलब लोथड़ा जिसे बोलते हैं आप, मतलब लोब, तो ये बहुलोबीय होता है न्यूट्रोफिल्स में। तो इसको ये मतलब आपको बिल्कुल याद करने वाली चीज़ें हैं। कोल्यूमनार सेल जो है, कोल्यूमनार सेल्स जो टिश्यू के अंदर जो कोल्यूमनार सेल्स होती है, उसमें ये ओवल और इलोंगेटेड होते हैं ना, गोलाकार और लंबे होते हैं। और स्पर्मेटोजोआ में, यानी जो स्पर्मेटोजोआ है, उसमें ये ओवल, यानी न्यूक्लियस जो है ओवल और स्पिंडल शेप की आकृति के होते हैं। तो ये इनकी आकृति है जो आपको याद करना है, किस में कौन सी आकृति का पाया जाता है। अब इसकी संरचना जो है, केंद्रक की संरचना, मुख्य रूप से केंद्रक के 4 भाग होते हैं। मतलब इसके केंद्रक के 4 भाग है जो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की इंटरफेजेस में दिखाई देते हैं। कोशिका का जब विभाजन होता है, आप आज अपने कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी जो फेजेज होती है, अलग अलग 4 फेजेज, उनके अंदर ये जो इसकी स्ट्रक्चर जो है, इसके जो मुख्य भाग है, वो उसमें 4 भाग जो है, उसके केंद्रक के 4 भाग है, वो मुख्य रूप से इन स्टेजेज में दिखाई देते हैं। इसमें पहला भाग है केंद्रक झिल्ली, यानी जिस प्रकार से सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसी तरह से न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये दोहरी झिल्ली है, मतलब दोहरी झिल्ली है, डबल झिल्ली के, और एक बाहरी और दूसरी आंतरिक झिल्ली, यानी एक बाहर की झिल्ली और एक अंदर की झिल्ली। और इस झिल्ली को जो है कैरियोथिका भी कहते हैं, कैरियोथिका। ये मतलब आपको याद करने वाला है कि केंद्र की झिल्ली का दूसरा नाम क्या है, कैरियोथिका इसका नाम है। बाह्य झिल्ली जो होती है केंद्र की एक्सटर्नल जो मेम्ब्रेन है, उस पर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम उस पर स्थित होते हैं, जो इसलिए वो खुरदरी या रुक्ष होती है, यानी रफ होती है सरफेस, ऊपर वाली सरफेस जो है
वो रफ इसलिए होती है, उसमें राइबोसोम होते हैं, और अंदर वाली स्मूथ होती है क्योंकि उसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। अब दोनों झिल्लियों के मध्य में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, यानी दोनों झिल्लियों के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है, यानी दो झिल्लियों के बीच में जो पदार्थ भरा रहता है उसको जगह को पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। अब ये जो झिल्ली है, केंद्रक की झिल्ली है, उसमें असंख्य न्यूक्लियर स्पोर होते हैं, छेद होते हैं, असंख्य मात्रा में अनगिनत छेद होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा आवश्यकता अनुसार तरल पदार्थ जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जा सकते हैं, यानी साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो है इसके जो न्यूक्लियर स्पोर्स में से जो आवश्यकता तरल पदार्थ होते हैं वो आ जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या होता है इसमें, जैसे राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन जो होता है वो इन छिद्रों में से साइटोप्लाज्म में आ जा सकता है, अर्थात ये छिद्र एक बैरियर का काम करते हैं, छिद्र एक बैरियर का काम करते हैं। अब ये जो छिद्र होते हैं न्यूक्लियर वाल में, छिद्र स्पोर जिसे बोलते हैं, इनके एक छिद्र से दूसरे छिद्र की जो दूरी है वो 1500 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, यानी ये जो एक के ऊपर बिंदी है ये आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं इसको, ये इस दूरी को नापने की इकाई है। तो दो छिद्रों की दूरी अगर आपको एग्जाम में आए तो बोलना है 1500 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। अब ये जो झिल्ली जो होती है न्यूक्लियस की झिल्ली, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल डिवीजन की जो पहली स्टेज होती है प्रोफेज, अभी अपने इसके आगे जो अध्ययन करेंगे सेल डिवीजन का, तो सेल की जो प्रोफेज अवस्था होती है उसके अंदर ये लुप्त हो जाती है, यानी ये जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, और जब अंतिम स्टेज आती है, यानी अंतिम स्टेज जो है सेल डिवीजन की टीलोफेज बोलते हैं, उसमें ये पुनः प्रकट हो जाती है। उसके बाद में आता है न्यूक्लियर प्लाज्मा, यानी केंद्रक द्रव्य। केंद्रक झिल्ली के बाद में केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। यह द्रव्य जो है एसिडोफिलिक नेचर में होता है, एसिडिक नेचर में होता है। ये केंद्रक झिल्ली के अंदर पारदर्शी द्रव्य है, यानी इस द्रव्य के आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देख सकते हो। तो ये द्रव्य जो है झिल्ली के अंदर पारदर्शी द्रव्य, इसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है यानी न्यूक्लियर प्लाज्मा है उसको कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए न्यूक्लिक अम्ल डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए, ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो है न्यूक्लियर प्लाज्म जो है इसमें और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन में राइबो न्यूक्लियो और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ये दो प्रकार के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और इस न्यूक्लियर प्लाज्मा में जो न्यूक्लियर द्रव्य है उसमें एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम कौन से होते हैं? डीएनए पॉलीमरेज और एसिटल कोएंजाइम, एसिटल कोएंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज और राइबो न्यूक्लियेज आदि, ये 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें लिपिड पाए जाते हैं, लिपिड यानी फैट, और खनिज मिनरल मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं केंद्रक द्रव्य में? वो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, यानी ये मेन जो है खनिज है उसमें पाए जाते हैं। फिर तीसरी जो पार्ट है इसका न्यूक्लियस का तीसरी जो संरचना है वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन केंद्रक में, ये केंद्रक के अंदर धागेनुमा रचनाओं का जाल है, धागेनुमा रचनाओं का एक जाल है केंद्रक में, जिसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और ये जाल मुख्य रूप से किससे बना होता है? डीएनए व स्टोन से बनता है। स्टोन और डीएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और स्टोन, इन दोनों से मिलकर ये क्रोमेटिन जो है नेटवर्क, जो क्रोमेटिन जाल है ये बनता है। ये जो धागे यानी ये जो क्रोमेटिन के धागे हैं ये कोशिका विभाजन के दौरान मोटे हो जाते हैं। जब विभाजन होता है कोशिका का उस टाइम ये मोटे हो जाते हैं, और इन्हें मोटे जब होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, गुणसूत्र, जीन। और इन क्रोमोसोम के
प्रत्येक प्राणी में एक क्रोमोजोम जो है ये निश्चित संख्या में होता है, अलग अलग संख्या में निश्चित होते हैं इनके, और इन्हीं क्रोमोजोम पे गुणसूत्र यानी पर जीन स्थित होते हैं। ये क्रोमोजोम जो है इनके ऊपर जीन स्थित होते हैं, जो जीन कहते हैं ना कि इसमें इनके ऐसे जीन है जो जीन आगे संतति में परिवर्तित होते हैं ना, कि भाई इनके जो ये गाय थी इसके जीन जो है वो दूध बहुत ज़्यादा देती है, इसलिए इसके जीन आगे इसके माँ के, ताकि दूध ज़्यादा देती है। अगर बाहर ढोने वाले पशु हो तो उनके फादर के जीन आते हैं, तो कि इसका बाप जो है वो बाहर बहुत होता था, बैल। फिर आता है केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, चौथी संरचना है न्यूक्लियोलस। ये सिर्फ इंटरफेजेज अवस्था में दिखाई देता है, इंटरफेज अवस्था है सेल डिवीजन की, उसमें ही दिखाई देता है न्यूक्लियोलस। ये गुणसूत्रों के क्रोमोजोम के समानुपाती, यानी गुणसूत्र के जो क्रोमोजोम है, यानी गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम उनके समानुपाती होता है, इसकी संख्या जो उनके समानुपाती है। इसमें आरएनए, प्रोटीन, डीएनए तथा एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसमें भी मतलब क्या है कि आरएनए, प्रोटीन, डीएनए तथा एंजाइम ये इसमें उपस्थित होते हैं। किसमें? न्यूक्लियोलस में। केंद्र के क्या कार्य? न्यूक्लियोलस के कार्य, न्यूक्लियोलस के कार्य ये है कि एक तो ये आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करता है, यानी जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है उनको आगे ट्रांसमिट करता है, मतलब पेरेंट से संतति में। और एक ये क्या, जैव संश्लेषी क्रियाओं का नियमन करते हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसका नियमन करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस भी इन केंद्रीय न्यूक्लियोलस के द्वारा ही होता है। अब ये तो मतलब क्या है कि अपने अध्ययन किया न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के कौन कौन से भाग होते हैं, उनका क्या क्या काम है, उनकी न्यूक्लियस की शेप क्या है, किस सेल में पाए जाते हैं, किस में ज़्यादा पाए जाते हैं, किस में एक होता है, किस में एब्सेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब है सेल का विभाजित हो जाना, आगे एक सेल से दो सेल बढ़ना है, ठीक है। ये जब कोशिकाएं विकसित होती है ना, तो उसके बाद वो अपने जैसी अन्य कोशिकाएं बना लेती है, विभाजित होती है, उसी को कोशिका विभाजन होता है। अपने जैसी कोशिका और बनाती है, कोशिकाएं जो विकसित कोशिकाएं होती है वो अपने जैसी अन्य कोशिकाएं और कोशिकाएं आगे बढ़ाती हैं, उसको कोशिका विभाजन बोलते हैं। कोशिकाओं का विभाजन जो है शरीर की वृद्धि करने के लिए होता है। इसके अलावा जो सेल नष्ट हो जाती है, सेल नष्ट होती रहती है शरीर की, उनकी जगह नई कोशिकाएं स्थापित करने के लिए भी सेल का डिवीजन होता है। और ये जीवन की निरंतरता का आधार है, यानी सेल जो है डिवीजन जो है ये जीवन की निरंतरता का आधार है। यानी ये सेल डिवीजन होगा तभी तो जीवन आगे चलेगा उसका, यानी वो पशु हो या प्लांट हो, जीवित रहेगा। अब कोशिका विभाजन जो है शरीर में दो प्रकार से होता है। एक तो होती है सोमेटिक सेल, शरीर में सेल जो है सोमेटिक सेल यानी शरीर की जो सेल है जो शरीर की वृद्धि करती है, एक तो वो सेल होती है। एक होती है जनन कोशिकाएं, यानी जनन कोशिकाएं में शुक्राणु और अंडाणु यानी डिंब जिसे बोलते हैं ओवम और स्पर्म, एक ये प्रकार की सेल होती है। तो एक तो सोमेटिक सेल होगी जो शरीर की सेल है, कायी के सेल जिसे बोलते हैं, काया होते हैं शरीर को काया बोलते हैं, कायी का सेल। तो एक तो ये होती है, उसमें जो शरीर की सेल है यानी कायी की सेल जो है, या जिसे आप कायी का कोशिकाएं बोल सकते हैं, सोमेटिक सेल बोलते हैं, उनके अंदर जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्री विभाजन, यानी समसूत्री को बोल सकते हैं माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन ये कायी का कोशिका मतलब जिससे शरीर की वृद्धि होती है, मतलब बॉडी की सेल जो है उनमें ये विभाजन होता है जिससे बॉडी की वृद्धि होती है, यानी सेल की वृद्धि होती है। और ये क्या कैसे होता है, एक सेल जो है दो में विभाजित होती है अपने जैसी, और दो फिर चार में, चार छः आठ में, आठ का फिर 16 में, 16 फिर आगे की 64 में, इस तरह से विभाजित होती रहती है। और जो विभाजन के बाद जो सेल बनती है उन्हें डॉटर सेल बोलते हैं, और वो पेरेंटल सेल है जो पहले विकसित सेल है। तो अब ये परिभाषाएं भी आपको याद करनी थी। इसकी 4 अवस्थाएं होती है, सेल डिवीजन की 4 अवस्थाएं हैं। एक है प्रोफेज जिसे पूर्वावस्था बोलते हैं, फिर है मेटाफेज मध्य अवस्था, और एनाफेज
पश्चावस्था और टीलोफेज, यानी ये आखिरी स्टेज है। अब इनके आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ये जो पूर्वावस्था फेज है, इस अवस्था में न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस का जो प्लाज्म है वो गाढ़ा होकर माइक्रोग्रेन्यूल्स का रूप ले लेता है। जो इसमें जो प्रोफेज की स्टेज है ना, जो सेल डिवीजन की, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना वो गाढ़ा होकर सूक्ष्म कणों का रूप ले लेता है। ये कण जो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और परस्पर जुड़कर एक पतला कुंडलीय क्रोमेटिक सूत्र बनाकर आपस में जुड़ जाते हैं। क्रोमेटिक सूत्र बनाकर आपस में जुड़ जाते हैं। अब इस स्टेज में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली जो है वो, केंद्रक झिल्ली व केंद्रक यानी केंद्रक की जो प्लाज्मा है, बार बार आवरण, वो और उसका अंदर जो केंद्रक मतलब न्यूक्लियोलस, वो लुप्त हो जाता है। और सेंट्रोजोम जो है, सेंट्रोजोम धागानुमा आकृति होती है न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के पास में धागानुमा आकृति है, छड़ रूपी आकृति, जिसके दोनों सिरों पे धागानुमा जाड़ होता है। तो ये जो है सेंट्रोजोम दो भागों में विभाजित हो जाता है और ये सेंट्रियोल कोशिका के एक दूसरे ध्रुवों पर चला जाती है। सेंट्रियोल बनते हैं, सेंट्रोजोम जो है वो सेंट्रियोल में विभाजित होकर, दो में विभाजित होकर कोशिका के दो ध्रुव होते हैं ना, एक और दो ध्रुव, उनके ध्रुव पे चले जाते हैं। और क्रोमेटिन सूत्र जो है वो मोटे हो जाते हैं तो लंबाई में विभाजित है। क्रोमेटिन सूत्र जो पहले आपको बताया था कि क्रोमेटिन सूत्र जो है गाढ़े होकर बड़े हो जाते हैं, परस्पर जुड़ के परस्पर कुंडलित क्रोमेटिक सूत्र बना लेते हैं। तो अब इसमें क्रोमेटिन सूत्र जो है वो मोटे हो जाते हैं तथा लंबाई में विभाजित हो जाते हैं, यानी लंबाई में डिवाइड हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दो संतति सूत्र बन जाते हैं। यानी ये जो क्रोमेटिन सूत्र है इसके दो सूत्र बन जाते हैं, संतति यानी दो डॉटर क्रोमेटिन सूत्र बन जाते हैं। इन्हीं क्रोमोजोम या गुणसूत्र बोलते हैं इनको। और केंद्रक झिल्ली जो है इस स्टेज में लास्ट में लुप्त होना शुरू हो जाती है। केंद्रक झिल्ली शुरू हो जाती है, लास्ट में लुप्त होना शुरू हो जाती है। फिर आती है मेटाफेज, मध्यावस्था। इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है, यानी मेटाफेज, प्रोफेज में तो वो लुप्त होना शुरू होती है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है। स्पाइंडल फाइबर प्रकट हो जाते हैं, स्पाइंडल फाइबर जो है वो प्रकट हो जाते हैं। गुणसूत्र विषुवत रेखा पर एक प्लेट के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। जो क्रोमोजोम है वो विषुवत रेखा पर एक प्लेट के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। इक्वेटोरियल बराबर प्रत्येक मदर क्रोमोजोम विभाजित होकर दो संतति क्रोमोजोम बनाते हैं, यानी प्रत्येक जो मदर क्रोमोजोम है वो विभाजित हो जाते हैं दो में और दो संतति क्रोमोजोम बनाते हैं। तो यह अवस्था समाप्त हो जाती है, यहाँ जो मेटाफेज है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद में आती है एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है। सेंट्रोमियर जो है वो विभाजित हो जाता है, दोनों पुत्री क्रोमोजोम दूर दूर ध्रुवों पर चला जाते हैं। जो भी क्रोमोजोम दो पुत्री क्रोमोजोम में डिवाइड हुए थे वो दोनों अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं, दो ध्रुवों पर, अपोजिट ध्रुवों पर चले जाते हैं। फिर आती है लास्ट में टीलोफेज। टीलोफेज में गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिड जाल में बदल जाते हैं। ये गुणसूत्र जो है पहले जैसे क्रोमेटिड जाल में थे वैसे वापस उसी तरह जाल में बदल जाते हैं और केंद्रक व केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है। केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है, यानी दो सेल में डिवाइड। इस तरह से ये आपकी माइटोसिस समसूत्री विभाजन है। अब दूसरा विभाजन जो है वो है अर्धसूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस। इस प्रकार का विभाजन जो है वो जनन कोशिकाओं में, यानी शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम में इस प्रकार का विभाजन होता है। यानी इसमें दो विभाजन होते हैं। सेल जो सोमेटिक सेल है उसमें माइटोसिस एक ही विभाजन होता है, लेकिन ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये जेनेटिक सेल में होता है, ओवम और स्पर्म में। और इसमें दो प्रकार के विभाजन होंगे, पहले माइटोसिस होगा, उसके बाद में अर्धसूत्री यानी मियोसिस विभाजन होगा। और ये जो है इसीलिए जो है जो अर्धसूत्री, ताकि क्रोमोजोम की संख्या जो है, क्रोमोजोम की गुणसूत्रों की संख्या जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में समान रहे। फर्टिलाइजेशन किसका होगा, ओवम का और स्पर्म का, ओवम का और स्पर्म का। अगर मान लो ये
अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो फर्टिलाइजेशन से पहले, तो ओवम के अंदर भी क्रोमोसोम जो है पूरे के पूरे होंगे और इसमें स्पर्म होंगे, तो फिर दोनों मिलेंगे तो फिर स्पर्म क्रोमोसोम की संख्या चेंज हो जाएगी ना। इसलिए इनका अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है, ताकि उनमें जो डॉटर सेल बनती है आगे, उसमें सूत्र जो है, गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं, वो 50-50 हो जाते हैं, ताकि जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें स्पर्म और ओवम मिलेंगे आपस में, सेल जब मिलेंगे फर्टिलाइजेशन बाद में, तो उनमें आधे आधे गुणसूत्र होंगे, तो वो गुणसूत्र मिलके पूरे गुणसूत्र हो जाएंगे, यानी उनकी संख्या गुणसूत्र की जितनी होनी चाहिए उस स्पीशीज में उतने ही होंगे। तो ये जो है आपको ये विभाजन जो है ये चित्र के द्वारा दिखाया गया, और आपको मैंने पहले जो है माइटोसिस के बारे में जो 4 स्टेज होती है वो बता दी। तो पहले क्या है कि आपका जो जन्म कोशिकाएँ, जनन कोशिकाएँ, उसमें पहले माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा। उसके बाद में समसूत्री के बाद में जो विभाजन के बाद में जो सेल बढ़ेंगे, उन सेल का फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री में क्रोमोसोम आधे आधे हो जाएंगे दोनों में, और फिर ये जो आधे आधे क्रोमोसोम वाले हैं, ये जब फर्टिलाइजेशन के बाद में जुड़ेंगे तो इनके ये पूरे क्रोमोसोम हो जाएंगे उसमें, सेल में, फर्टिलाइजेशन के बाद में। तो ये था कोशिका विभाजन के बारे में। अब कोशिका के जो भाग हैं, कोशिका के जो भाग अभी आपने अध्ययन किया था, उसके काम क्या क्या वो आपने पहले डिटेल में काम पढ़ लिए थे, भाई ये इनका काम है। अब अपने उनका शॉर्ट में काम देखते हैं कि सबसे पहले कोशिका झिल्ली यानी कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, उसके क्या काम है। एक तो ये कोमल अंगों की सुरक्षा करती है, सेल के कोमल अंग जो है उनकी सुरक्षा करता है। झिल्ली बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करता है, एक्सटर्नल जो संवेदना है, स्टिमुलाई है, उनको ग्रहण करती है। दूसरा, कोशिका के भीतर तथा बाहर जाने वाले पदार्थों जैसे जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज आदि, इनका नियंत्रण सेल मेम्ब्रेन द्वारा किया जाता है। फिर आता है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका झिल्ली के बाद में साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं। उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एटीपी का संश्लेषण करना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण यानी सिंथेसिस करना, उसका सिंथेसिस करना, अर्थात कोशिकाओं का ऊर्जा केंद्र है ये। एटीपी जो है ये ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा, तो इसका संश्लेषण करती है, तो इसका नाम है ऊर्जा केंद्र। ये कोशिका का ऊर्जा केंद्र है। फिर राइबोसोम है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और फिर आती है एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये कोशिका के अंतःकंकाल एवं परिवहन तंत्र के रूप में काम करती है। इसका एंडोस्केलेटन है, ये कोशिका का एंडोस्केलेटन है, कौन, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं। अब ये 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, खुरदरी यानी रफ, इसमें सिस्टर्नी में शर्करा ग्रुप को प्रोटीन के साथ जोड़ना तथा वेसिकल्स के मध्य में इसे गोल्गी एपरेटस तक पहुंचाना, ये इसका काम है। यानी सिस्टर्नी, इसके अंदर सिस्टर्नी है, उसमें शर्करा ग्रुप को प्रोटीन के साथ जोड़ती है और वेसिकल के माध्यम से इसे गोल्गी एपरेटस में पहुंचाती है। दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी ये लिपिड व स्टेरॉइड का संश्लेषण, लिपिड मेटाबॉलिज्म करना, दवाइयों व कीटनाशक को डिटॉक्सिफाइड करना, ये इसके काम है जो आपको भली प्रकार से इनको याद करना है। फिर आता है गोल्गी एपरेटस, जिसे प्राणलगी उपकरण भी बोलते हैं। इसका क्या काम है, इसके काम है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स का संश्लेषण यानी सिंथेसिस करना, प्रोटीन व म्यूसिजन को स्रावित करना, और लाइसोसोम तथा एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम जो है वो स्पर्म में होता है, ठीक है ना। अब इनका निर्माण करना है और पानी का संतुलन बनाए रखना, ये इसके काम है। अब लाइसोसोम जो है उनका क्या काम है, उनका काम है आंतरिक कोशिका पाचन क्रिया करना, आंतरिक कोशिका में डाइजेशन का काम करना। और फिर आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है कोशिका को सहारा देना तथा आकार प्रदान करना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है। फिर है सेंट्रियोल्स, ये माइटोसिस विभाजन आदि में स्पिंडल व एस्टर्स का निर्माण करती है। जो सेंट्रियोल्स है ये समसूत्री विभाजन में स्पिंडल व एस्ट्रियोल्स का निर्माण करती है।
और फिर आता है माइक्रोविलाई। ये कोशिका की अवशोषित सतह को बढ़ाती है, यानी कोशिका की अवशोषित सतह यानी जो एब्जॉर्प्शन की सतह होती है उसको बढ़ाती है माइक्रोविलाई। और फिर होता है फ्लैजिला या सिलिया। फ्लैजिला व सिलिया, जब आप कोशिका के बारे में अध्ययन किया था तो आपने फ्लैजिला व सिलिया के बारे में पढ़ा था। इनका काम कोशिका को गति प्रदान करना है और पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है, यानी उत्सर्जन का कार्य करती है। तो ये कोशिका के बारे में हो गया। धन्यवाद।